हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज़। हम कर रहे हैं साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस। लास्ट टाइम हमने शुरू किए थे जनवरी 2017 के HTET के 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन 101। एक निकाय एक परिवर्तन से गुजरता है जिसमें निकाय द्वारा किया गया कार्य इसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी के समान है। निकाय जिससे गुजरा है वह है। इसका मतलब ये बात कर रहा है इंटरनल एनर्जी की। आंतरिक ऊर्जा को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं और इसमें ये बात कर रहा है कि सिर्फ इंटरनल एनर्जी में ही चेंज आया है। जैसे अगर हमारे पास एक apparatus है, एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हमने अपना कोई भी हॉट वाटर रखा हुआ है, तो इसमें यहाँ पे जो हॉट वाटर होगा वो यहाँ से अंदर ही अंदर इसमें ट्रांसफ़र हो गया है। तब इसका जो इंटरनल, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है, एक निकाय की तरह काम कर रहा है। ये जो पूरा निकाय है वो एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे जो हॉट वाटर है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। अब जब हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ वाटर जो हुआ है उससे सिर्फ इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आई है, बट इसका कुछ भी मतलब बाह्य वातावरण से जो बाहर का जो आउटर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कोई भी एनर्जी इसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो इस तरह के निकाय को या इस तरह के सिस्टम में जब चेंज आता है एनर्जी का, तब उसमें जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को क्या कहेंगे? इस परिवर्तन को हम कहते हैं एडियाबैटिक चेंज। जब अंदर ही अंदर कोई ना कोई चेंज आता है तब हम उसको कहते हैं एडियाबैटिक चेंज। एडियाबैटिक चेंज को हिंदी में बोला जाता है रुद्धोष्म परिवर्तन। इट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा 101 का। 102 कहता है कि असत्य कथन चुनिए। मीन्स इसमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट है, जो इसमें गलत जो स्टेटमेंट है वो बताना है। तो प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु भेड़ थी। जो पहली जो हमारी ट्रांसजेनिक देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कि ट्रांसजेनिक जो होती हैं वो ट्रांसजेनिक जंतु कौन से होते हैं। मतलब ट्रांसजेनिक होती क्या है? जब आपने सुना होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम अपनी मर्जी से इसमें कोई भी जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। जब हम इसमें जीन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये जो एनिमल्स जो तैयार होते हैं या जो भी प्लांट्स उसमें बनते हैं वो हमारे डिज़ायर्ड होते हैं कि हम चेंज उसमें करना चाहते हैं, फिनोटाइपिक जो भी इसमें चेंज करना चाहते हैं, डिज़ायर्ड चेंज जो चाहते हैं, उससे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बन सकते हैं। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था ये किया गया था माउस पे। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वही गलत बता दिया इन्होंने कि जो पहला ट्रांसजेनिक जंतु भेड़ था। तो यहाँ पे भेड़ जो है वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे जो माउस जो था वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था। और बाकी अब और भी ऑप्शन देख लेते हैं कि प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा तंबाकू था। तो ये ठीक ऑप्शन है कि जो फर्स्ट जो पौधा जो उगाया था वो ट्रांसजेनिक, जो टोबैको जो था एक फर्स्ट ट्रांसजेनिक पौधा प्लांट ही था। भारत में सबसे पहली ट्रांसजेनिक फसल B1 कॉटन थी। ये फसल जो थी, देखो ये पौधे की बात हुई है, यहाँ फसल की बात हुई है। जो सबसे पहली जो फसल थी वो थी ट्रांसजेनिक B1 कॉटन। तो ये भी ठीक ऑप्शन है। तो क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसजेनेसिस के बारे में, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये B1 कॉटन हमारी जो है वो सबसे पहली ट्रांसजेनिक फसल है। बेंटिक और वेस्ट ने कुत्ते के अग्नाशय से सर्वप्रथम इंसुलिन को पृथक किया था। मीन्स इन दोनों ने इंसुलिन को अलग किया था सबसे पहले अग्नाशय से। तो ये भी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ये इसमें ऑप्शन गलत है कि जो ट्रांसजेनिक जंतु जो थी सबसे पहले वो भेड़ थी। नहीं, ये गलत है। ये माउस पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, उसका जो है वो ट्रांसजेनेसिस किया गया था और उसका जो जीन्स ट्रांसफ़र किया गया था। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 103 क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 103, प्रक्षेप्य गति के लिए महत्तम ऊंचाई h एवं परास r में सही संबंध है। देखो थीटा इसमें प्रक्षेप्य कोण है। देखो प्रक्षेप्य गति मीन्स हम यहाँ पे प्रक्षेप्य गति को हम मानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल जब भी कोई मोशन, एक वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी होती है तब उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क करता है। बाकी कोई भी फोर्स उस पर काम नहीं करता, चाहे वो एयर फ्रिक्शन फोर्स हो,
वो भी हम नेग्लिजिबल मानते हैं, या कोई और एक्सटर्नल जो फोर्स होता है वो भी इसमें हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसमें जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की जब हम बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह की पैराबॉलिक आपका पैराबॉलिक वो शेप लेता है, मतलब पैराबॉलिक में जाता है और यहाँ पे एक थीटा बनता है। ये होती है इसकी रेंज, और ये मैक्सिमम हाइट जो ये गेन करता है वो होती है h। तो ये जो मैक्सिमम हाइट h और r और ये थीटा, इसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या बनेगा? तो इसका जो रिलेशनशिप होगा वो है रेंज इज इक्वल टू h 4h कॉट थीटा। ये हमें याद होना चाहिए कि इस पैराबॉलिक जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें हमारा रेंज होता है 4h कॉट थीटा। तो ये इसमें ऑप्शन बी जो है ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 104 की बात अगर हम करते हैं, सिल्क तंतु मुख्य रूप से बना होता है। जो सिल्क तंतु जो होते हैं, देखो सिल्क फाइबर्स की यहाँ बात हो रही है। सिल्क फाइबर्स, जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, वसा से बने होते हैं। हमने कोई भी ऐसा फाइबर नहीं देखा अभी तक कि जो कार्बोहाइड्रेट या वसा से बना हो। प्रोटीन्स फाइबर हमने बहुत देखे हैं, तो प्रोटीन फाइबर ही इसका ऑप्शन होगा। हम थोड़ा सा वैसे भी सोच सकते हैं, अगर हमें जो क्वेश्चन नहीं पता होता वो हम अपना एक रेलिवेंट आंसर भी हम उसको सोच के हम उसको टिक कर सकते हैं। तो प्रोटीन जो होगा वो सिल्क से बना होता है। कोई भी खनिज से भी बहुत कम बनते हैं, खनिज से भी कोई नहीं बनता है। तो ये प्रोटीन, देखो अब ये कौन सा प्रोटीन है, कई बार इस प्रोटीन का नाम भी पूछ लेते हैं। फिब्रॉइन प्रोटीन होती है ये, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी हम क्वेश्चंस बनेंगे वो भी साथ साथ करेंगे। फिब्रॉइन इसका प्रोटीन होता है जिससे ये सिल्क तंतु बनते हैं। और इसमें जब हम सिल्क वॉर्म से सिल्क को गेन करते हैं या सिल्क तंतु को निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेरीकल्चर क्या होता है। तो सेरीकल्चर भी पता होना चाहिए। फिब्रॉइन एक प्रोटीन है जो कि सिल्क तंतु मतलब एक प्रोटीन, इस प्रोटीन से बना होता है सिल्क तंतु। जैसे ही ताप बढ़ता है गैसों का क्षयणता गुणांक जो होता है बढ़ जाता है, घटता है, समान रहता है, घटता अथवा बढ़ना दाब पर निर्भर करता है। तो इस ऑप्शन में से देखो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि क्षयणता क्या होता है। क्षयणता होती है घर्षण, एक तरह का घर्षण या विस्कोसिटी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे हम फ्रिक्शन यूज़ करते हैं, जैसे हमारे बाकी चीज़ों पे फ्रिक्शन लगता है, जब हम चलते हैं फ्रिक्शन लगता है, गाड़ी मूव करती है सड़क पे तभी फ्रिक्शन लगता है। इसी तरह से जब गैसें चलती हैं या हवाएं चलती हैं तो उस पर विस्कोसिटी लगती है। जब लिक्विड पे, देखो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आप देखना कि जब लिक्विड पे गर्म किया जाता है, अगर हमने किसी लिक्विड को गर्म किया है, इसको हीटअप किया है किसी लिक्विड को, तब इसकी जो क्षयणता है वो कम हो जाएगी। जब लिक्विड को गर्म किया जाएगा तो इसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड जो होता है ईजिली बहने लगता है, ठीक है ना। इसके जो बहने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, तो ये इजीली बहने लगेगा और इसकी जो क्षयणता है वो कम हो जाती है। और देखो आपने देखा होगा, आप ठंडा दूध, कभी भी आप ठंडा दूध और गर्म दूध लेके देखना, जब आप ठंडा दूध होगा तो वो धीरे धीरे बहेगा, उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है क्षयणता, और जब गर्म दूध हो जाएगा तो वो ईजिली बहने लग जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अपना एक्सपेरिमेंट करके भी। अब वो बात कर रहा है पर गैसेस की, जब गैसेस को गर्म कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स, कोई भी हम गैस ले सकते हैं और इसको हम हीटअप कर देते हैं तो इसकी क्षयणता जो है बढ़ जाती है, घटती नहीं है। बाकी सबकी घट रही है, यहाँ पे लिक्विड की घट रही है पर यहाँ पे क्षयणता जो है लिक्विड की बढ़ रही है। अब इसकी क्षयणता हम कैसे पता चल सकते हैं? आप देखोगे गर्मियों में, जब भी गर्मी के मौसम में, गर्मियों में क्या होता है कि जैसे ही हवा जो होती है वो भारी हो जाती है, वो धीरे धीरे चलने लगती है, क्योंकि उसकी जो बहने की जो टेंडेंसी है वो कम हो गई है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी जो गैसों की क्षयणता जो होती है बढ़ जाती है, उसके अंदर जो भी उसकी विस्कोसिटी होती है वो बढ़ जाएगी ताप को बढ़ाने से, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से। क्वेश्चन नंबर 106 की अगर हम बात करते हैं, कैल्शियम एक खनिज पोषक है जो मुख्य रूप से अग्रविभोजक की गति से संबंधित है। इट मीन्स, हम ये देखो कैल्शियम, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम डी की बात करते हैं। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में
पौधे परिष्कृत आसुत जल में विकसित होते हैं। मतलब जब भी जल संवर्धन, हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मीडियम में, यह बहुत बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट मीडियम जब होता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लांट को ग्रो किया जाता है। पर यहाँ पे बात हो रही है आसुत जल की। जब ये आसुत जल होगा, इसका मतलब इसमें स्टीमिंग करके सारे जो मिनरल्स, जो यहाँ पे जितने भी सारे मिनरल्स होते हैं, इनको हमें मतलब वाटर को इवेपोरेट किया जाता है, हीट किया जाता है, और जितनी भी सारी स्टीम होती है उस फॉर्म में उस पानी को ले लिया जाता है, आसुत कर दिया जाता है। मीन्स यहाँ पे कोई भी मिनरल, विटामिन जो भी है, सारे मिनरल्स इसके ख़त्म हो चुके हैं। तो बिना मिनरल्स के न्यूट्रिशन तो खत्म हो चुका है, तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वो आसुत जल में विकसित किए जाते हैं, तो नहीं, ऐसा ये गलत ऑप्शन हो गया। चुकंदर को ब्राउन हार्ट रोट मैग्नीशियम की कमी से होती है। जो चुकंदर का जो ब्राउन हार्ट रोट है वो मैग्नीशियम की कमी से होती है ये। तो ये जो है गलत है, ये एक मैग्नीशियम की कमी से होने वाली बीमारी नहीं है, ये एक फंगल डिजीज़ है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया कि चुकंदर का जो ब्राउन हार्ट रोट है ये भी फंगल डिजीज़ है, तो ये मैग्नीशियम की कमी से नहीं होता है। फूल गोभी की वीह पटेल बीमारी मॉलिबिडनम की कमी से नहीं होती, मॉलिबिडनम की कमी से नहीं होती। तो ये जो फूल गोभी की जो वीह पटेल बीमारी है वो मॉलिबिडनम की कमी से ही होती है, तो नहीं, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो ये गलत ऑप्शन ये भी हो गया। अब देखो, अब ये कन्फ्यूज़न जो था हमारा, इसको हमें समझ आ जाएगा कि कैल्शियम एक खनिज पोषक है। कैल्शियम एक खनिज पोषक है जो मुख्य रूप से अग्र विभोजक की गति से संबंधित है। अग्र विभोजक में से होता है कि जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं अपने आप ग्रो करते हैं, अलग अलग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने प्लांट्स में सुने होंगे। इसी तरह से जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का एक ऐसा पोषक तत्व है, एक ऐसा मिनरल है जो कि सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। तो ये एक ठीक है, ये सत्य कथन है। तो इसमें हमारा 106 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की, कि जिन भौतिक राशियों की विमाएं समान नहीं हैं। मीन्स कि कौन कौन सी ऐसी फिजिकल हमारी राशियां हैं जिसकी जो डायमेंशंस है वो समान नहीं हैं। अब देखो, पहले अगर हम समान ढूंढ लेते हैं तो हम जो बिना समान वाली हो वो पता चल जाएगी। तो प्रतिबल, देखो प्रतिबल होता है हमारा स्ट्रेस, और ये प्रत्यस्थता गुणांक जो होता है वो हमारा स्ट्रेस बाय विकृति होती है। तो जो विकृति जो किसी में भी चेंज आता है तो उसका जो वो होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि L बाय कैपिटल L, तो इसकी जो यूनिट है वो मीटर होगी और इसकी यूनिट भी मीटर होगी। अगर पहले इसकी जो लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ जो थी वो 10 मीटर थी, उसके बाद जो चेंज आया उसके बाद 12 मीटर बन गई, तो ये सेम ही रहा। तो इससे जो है वो इसकी डायमेंशंस पे कोई असर नहीं आएगा। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारा जो स्ट्रेस की जो डायमेंशन होंगी वो इस स्ट्रेस की डायमेंशन से सेम होंगी। तो इसका मतलब ये हमारी सेम वाला आ गया, ये सेम है। अब ये कह रहा है बल आघूर्ण और कार्य क्या है। देखो, बल आघूर्ण होता है हमारा टॉर्क। टॉर्क होता है जैसे किसी वस्तु को घुमाने के लिए, जैसे हम किसी वस्तु को घुमाते हैं तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो F इंटू डी हम ये कह सकते हैं। और कार्य जो होता है, वर्क डन जो होता है वो भी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसकी भी जो इसकी F इंटू डी आ रहा है, इसका भी F इंटू डी, तो इसका भी जो है सेम आ गया। उसके बाद है संवेग एवं प्लांक नियतांक। जो संवेग और प्लांक नियतांक है उसको हम क्या कह सकते हैं कि जो संवेग है वो होता है हमारा मूवमेंट, और प्लांक नियतांक हमारा होता है E इंटू एच म्यू। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए हम नहीं छोड़ रखा। अगर इसमें से कोई ऑप्शन जल्दी से निकल जाते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं उसको। अब E जो है हमारा, हमें निकालना है H, मीन्स H प्लैंक कांस्टेंट को बताना है हमें, तो E आ जाएगा आपका H बाय म्यू। ठीक है, E जो है वो हमारा आ जाएगा, ये इसकी जो होती है वर्क के जैसी वो होंगी डायमेंशंस, और म्यू मीन्स टाइम, मीन्स T-1, क्योंकि म्यू नीचे है, टाइम नीचे है, तो उसको ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा ये। और मूवमेंट होता है M इंटू वी, M इंटू वी। तो जो इसका M होगा और इसका D होगा, देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं M इंटू डी बाय T। तो ये तो हो बन जाएगा हमारा फोर्स इंटू बाय टाइम। देखो, फोर्स बाय टाइम बन रहा है और ये बन रहा है वर्क बाय टाइम या E बाय टाइम, तो ये डायमेंशंस अलग आ रही हैं इसकी। तो ऑप्शन जो है D होगा वो करेक्ट होगा 107 के लिए।
अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। 108 क्या कह रहा है? सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अम्ल के नाम दे रखे हैं और सूची 2 में जो है उसके स्रोत दे रखे हैं। लैक्टिक अम्ल, जो लैक्टिक अम्ल होता है वो आपने भी देखा होगा कि लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल दही में मिलता है आपको। तो ए का ऑप्शन सेकंड, ए का सेकंड ऑप्शन, देखो सब में सेकंड ऑप्शन है, बहुत इजी ऑप्शन है इसलिए। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में मिलता है, आपको पता होना चाहिए ये भी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3। तो बी का ऑप्शन नंबर आपका, बी का ऑप्शन नंबर हो गया 3। तो ये भी 2 में दे रखा है। उसके बाद है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है आपका, जो खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल मिलता है, वो उसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो इसका सी का ऑप्शन नंबर 4, ये भी 2 में दे रखा है। पर जो हमारे ऑप्शन थे, जो हमारे जो अभी तक ठीक चल रहे थे, उसमें से सिर्फ इस वाले में, लास्ट वाले में इसमें 1 कर दिया इसने, तो हो सकता है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो। अब ये थर्ड ही कह रहा है कि मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल सेब में मिलता है, तो इसका डी का ऑप्शन हो गया फर्स्ट। तो डी इसका आ गया फर्स्ट, इसका मतलब सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 109 की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुरु बीजाणु धानी को वर्णित करने हेतु काम में नहीं आता है, काम में नहीं लिया जाता है? देखो, गुरु बीजाणु धानी, सबसे पहले आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं हमारे बीजीय, जो भी हमारे ट्रीज प्लांट्स होते हैं, उसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, इन दोनों के नाम आपने सुने होंगे। मेगास्पोरेंजियम जो होता है उसको गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। अब ये गुरु बीजाणुधानी के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, गुरु बीजाणुधानी का, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर इसका जो बना होता है वो इस तरह का कुछ होता है। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चरिंग मैं कर रही हूँ इसकी, ओके। अब यहाँ पे इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पे वो आ जाती है, ठीक है। अब ये देखो, इसके अंदर जो शेप ये आई है, ये होता है माइक्रोपाइल, जहाँ से हमारी पोलन ट्यूब एंटर करती है, पराग नली, यहाँ से माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब एंटर करता है। ये चलाजा होता है, या हम निभाग भी बोलते हैं इसको, निभाग आपको विजिबल है ये, ओके। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल आपका हो गया बीजांड द्वार, ये है इसमें पॉसिबल। और ये इसका जो साइड का जो सारा वो होता है वो उसको बोलते हैं न्यूसेलस या बीजांड काय, न्यूसेलस NUCELLUS, न्यूसेलस या बीजांड काय, ये भी है इसमें। और पोलर केंद्रक, पोलर केंद्रक, और ये निभाग होना चाहिए, नाभिका की जगह निभाग, तो ये भी निभाग भी है इसके। चलाजा को निभाग बोला, ये बीजांड द्वार बोला, बीजांड काय, बीजांड द्वार हो गया, बीजांड काय हो गया ये, और निभाग भी हो गया। तो सिर्फ ध्रुवीय केंद्रक नहीं है इसमें, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसको छोड़ के जो नहीं दिख रहा है उसको हमने टिक कर दिया है। यदि समान ऊंचाई से नत तल पर ठोस गोला, चकती, खोखला बेलन लुढ़काए जाते हैं तो निचले तल पर इनमें से सबसे पहले कौन पहुंचेगा? गोला हो गया आपका ठोस, चकती आपका रिंग, और खोखला बेलन आपका सिलेंडर वाला कोई स्ट्रक्चर जो खोखला है। तो सबसे बाहरी जो होगा वो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। तो ये सारी खाली हैं। देखो, रिंग भी जो होती है वो अंदर से खाली होती है, रिंग स्ट्रक्चर अंदर बाहर से थोड़ा सा होता है, अंदर से खाली होता है। खोखला बेलन जो है वो भी खाली है अंदर से, तो ये भी नहीं पहुंच सकता। जो सबसे भारी होगा, गोला जो होगा, वो सबसे पहले पहुंचेगा, ठोस गोला। तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन आज के हो गए हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट डालना है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम किस तरह से वीडियो और बना सकते हैं, तो जो आपको HTET के एग्ज़ाम्स में हेल्प करे। क्योंकि HTET का जो एग्ज़ाम्स है वो साइंस को बहुत ज़्यादा पूछता है और वही बच्चा क्लियर कर सकता है जिसका साइंस में पकड़ अच्छी होगी। तो आप ये बहुत ध्यान रखिए कि आपको HTET में पहले साइंस पेडागोजी को अच्छी करनी है, तब आपका साइंस का एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। तो आप इससे रिलेटेड कुछ भी आपको सजेशन देना हो, कोई कमेंट लिखना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।